भारत और भारतीयों में जाति प्रथा इस कदर हावी है कि अनेक लोग उनके नाम से ही नहीं बल्कि अपनी जाति के नाम से जाने जाते हैं। भारत में कितने लोग हैं जो महात्मा या बापू या फिर राष्ट्रपिता कहे जाने वाले गांधी का नाम जानते हैं। तिलक, पटेल, गोखले, रॉय आदि स्वतंत्रता संग्रामियों का नाम कितने भारतीय जानते हैं। भारत की तो बात छोड़ें, विदेशों में दशकों तक बसने के बाद भी भारतीय अपनी जाति की ऊंच या नीच होने की भावना से ग्रस्त और त्रस्त रहते हैं। कोई भी भारतीय चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इस रोग से पीड़ित है। हिंदुओं के तो सभी धर्म ग्रंथ इसी रोग को फैलाने में लगे हैं, लेकिन एक पिता एक कस के हम वारिस इसका नित्य पाठ करने वाले सिख भी इस रोग से अछूते नहीं रह पाए हैं। पूरी दुनिया को एक ही अल्लाह या फिर गॉड की संतान कहने वाले मुस्लिम और ईसाई धर्म भी भारत में आकर इस रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। भारत और विदेशी इतिहासकार इस समस्या से लगभग आंख मूंदे बैठे हैं। पद्मश्री तक के अवार्ड हासिल किए बैठे इतिहासकार भी यह बताने में असफल रहे हैं कि यह व्यवस्था किसने, कब और कैसे लागू की और सुमति भार्गव अर्थात मनु ने जाति पाति के नियम बनाए या पहले से ही तयशुदा नियमों को मात्र लिपिबद्ध किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र इतिहासज्ञ हैं जिन्होंने इस रोग की जड़ तक जाने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी कृति को भी उनकी जाति की तरह ही अछूत करार देकर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से बाहर रखा गया है। मात्र गीदड़ हुकनी करने वाले महान इतिहासकारों की घिसी पिटी थ्योरी ही विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है कि आर्य गोरे चिट्टे लंबे कद के और लंबी नाक वाले होते थे। वे घोड़ों पर सवार होकर आए, सिंध साम्राज्य नष्ट किया, यहाँ के मूल निवासी मार दिए गए और भारत को आर्यवर्त बना दिया। हारने वाले शूद्र, लड़ने वाले क्षत्रिय और खेती करने वाले को वैश्य बना दिया गया। अगर आर्य गोरे चिट्टे थे तो ब्रह्मा को छोड़ उनके बाकी भगवान काले क्यों हैं? विद्वान इतिहासकार इस प्रश्न को उठाने का प्रयास नहीं करते। बहाना करते हैं कि यह तो धर्म का विषय है। यह धर्म का नहीं, इतिहास का सवाल है कि गोरे ब्राह्मणों ने कालों को अपना भगवान क्यों और कब माना। ऐसे ही वर्ण और जाति का सवाल है, यह कब और कैसे बने। भारत के इतिहास में ऐसी क्या घटना घटित हुई कि यहाँ के लोगों को जाति के बिना खिड़की बिना दरवाजे के कमरों में कैद करना या फिर होना पड़ा। जो जिस मंजिल पर जिस कमरे में पैदा हुआ वहीं मर गया, वह अपनी जाति से बाहर जा ही नहीं पाया। ऐसा क्यों? भारतीय जाति व्यवस्था पर मैगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका शायद पहला दस्तावेज है। मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने उनके समकालीन लेखकों में से किसी ने भी भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था होने की बात ही नहीं की। उस समय के किसी भी लेखक ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण होने की बात नहीं लिखी है। मैगस्थनीज से 100 साल बाद सम्राट ने शिलालेख लिखवाए, लेकिन वहां भी किसी भी वर्ण का नाम नहीं है। इसके विपरीत मैगस्थनीज ने समाज में व्यवसाय के आधार पर 7 प्रकार के लोग होने की बात की है। पहला प्रकार है दार्शनिक अथवा मौसम के भविष्यता, विभिन्न धार्मिक कार्य करना और मौसम, बारिश, सूखे आदि की भविष्यवाणी करना इनका काम होता था। दूसरे प्रकार के जो लोग थे वो किसान अथवा खेत जोतने वाले लोग थे। यह समूह युद्ध से पूर्णतया बेअसर रहता था। 2 राजाओं के युद्ध होने पर इस समूह को कोई भी राजा परेशान नहीं करता था। सभी भारतीय राजा और सैनिक खेत को उजाड़ना पाप समझते थे। तीसरे प्रकार के लोग ग्वाले और चरवाहे अथवा पशुपालक होते थे। इनका मुख्य काम खेतों को बचाने के लिए जंगली जानवरों, पशुओं और कीड़े मकोड़ों को मारना या भगाना होता था। चौथे प्रकार के लोग कारीगर और शिल्पी होते थे। इनका मुख्य काम खेती करना और युद्ध के औजार बनाना, सड़क तथा भवन निर्माण होता था। पांचवें प्रकार के लोग सिपाही और सैनिक होते थे। देश की रक्षा और प्रतिरक्षा का जिम्मा उनका होता था। छठे प्रकार के निरीक्षक और जांचकर्ता होते थे। कर उगाही, सरकारी कर्मियों से ईमानदारी तथा सरकारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करना तथा जनता की भावना से राजा
या शासन को अवगत कराना इनका मुख्य काम होता था। 7वें प्रकार के न्यायाधीश और सलाहकार होते थे। ये लोग गिनती में सबसे कम लेकिन सर्वाधिक सम्मान पाने वाले व्यक्ति होते थे। ये लोग राजा को नीति निर्धारण करने में सहायता करते थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि किसी भी समूह के व्यक्ति को दूसरे समूह में शादी करने की मनाही थी। विशेषकर किसान, पशुपालक और कारीगर वर्ग को अपने पिता का ही काम करने को कहा जाता था, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी से उनके काम में निपुणता आई है वे कायम रहे। नए आदमी को काम सिखाने में समय और धन दोनों खर्च होते थे। जायसवाल जैसे विद्वान इतिहासकार मैगस्थनीज की उपरोक्त विभाजन से सहमत नहीं होते, बल्कि ये दावा करते हैं कि वर्ण व्यवस्था वो सनातन है अथवा बुद्ध काल से पहले ही वो विद्यमान थी। उनका कहना है कि मैगस्थनीज ने अपने देश के नजरिए से भारत की जाति व्यवस्था को देखा और उसी प्रकार विभाजन किया। शब्दों की हेर फेर के बिना कहें तो ऐसे लोगों की अक्ल पर तरस आता है तथा उस व्यवस्था पर खींच आती है जो ऐसे लोगों की लिखी पुस्तकों को पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता देते हैं। सीधा सा सवाल है कि अगर मैगस्थनीज ने अपने देश के अनुरूप भारत के समाज का विभाजन किया तो क्या कोई भी जायसवाल सरीखा लेखक अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी में जाकर अपनी पुस्तक में वहां के समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत वर्ग में बटा हुआ दिखा सकता है? क्या वह दिखा सकता है कि जैसे भारत में भार्गव, पांडे, शुक्ला ये गोत्र और जाति के लोग ही पुरोहिताई कर सकते हैं, वैसे ही वहाँ जोहन, जॉर्ज आदि कोई जाति या गोत्र है जो केवल वही वहाँ धर्मस्थल में पुरोहिताई कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। क्या जायसवाल सरीखा विद्वान वहाँ जाति दिखा सकता है और ये दिखा सकता है कि किसी खास जाति के लोग ही सिपाही बन सकते हैं, कोई अन्य नहीं? जैसे भारत में सिंधिया, शर्मा आदि सड़क बुहारते या सीवर साफ करते नहीं मिलते, बल्कि कहीं के उच्च कुल से संबंध रखने वाले मिलते हैं, तो क्या उपरोक्त देशों में भी ऐसी ही जाति गोत्र के आधारित लोग मिलते हैं जो मात्र जन्म के आधार पर राजपूत अथवा राजा के पुत्र कहे जाते हैं, या फिर शर्मा के यहाँ जन्म लेने के कारण पुरोहित होने का दावा करते हों? क्या जायसवाल मार्का यह इतिहासकार किसी यूरोपीय अथवा अमेरिकन देश में जन्म के आधार पर आदमी को सीवर साफ करने का काम देने का कोई भी उदाहरण दे सकते हैं? किसी विशेष जाति की औरतों को अपनी छातियां नंगी रखने का आदेश हो, किसी भी देश में ऐसा उदाहरण दे सकते हैं? शंकराचार्य के 4 मठ स्थापित करने से लेकर अंग्रेजों का शासन स्थापित होने तक क्या कोई ऐसा जायसवाल मार्का इतिहासकार एक भी उदाहरण ऐसा दे सकता है जब इस देश में कोई अब्राहम लिंकन और लुई पाश्चर जैसा बन सका हो? हम यह 2 नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब्राहम लिंकन बचपन से जूते सिलने का काम करते थे और लुई पाश्चर के पिता चमड़ा रंगने का काम करते थे। जायसवाल सरीखे विद्वान कितनी भी उठापटक कर लें, वह इन 2 महापुरुषों को उस देश की अछूत जाति का करार नहीं दे सकते, तथा यहाँ भारत में कितनी भी लिपापोती कर लें। और तो छोड़ो, जैसे शूद्र शिवाजी का राज तिलक ब्राह्मण गंगा भट्ट ने पैर के अंगूठे से किया था, क्या वैसा भी कोई उदाहरण दुनिया के किसी कोने में घटित हुई बता सकते हैं? क्या जायसवाल सरीखे लेखक दिखा सकते हैं कि बराक ओबामा जैसे निग्रो को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाने वाले अंग्रेज ने उनसे हाथ मिलाने की बजाय अपना पैर आगे किया था? जब जाति के आधार पर जो घटनाएं असल में विघटनाएं भारत में होती हैं, वो दुनिया में और कहीं भी नहीं होती, तथा जो दुनिया में बिना जाति के होता है वैसा भारत में नहीं होता। इस आधार पर यह कहना ही बेवकूफ़ी और धूर्तता है कि मैगस्थनीज ने अपने देश के आधार पर यहाँ की समाज की रचना का बखान किया। इन तथ्यों को देने का उद्देश्य केवल इतना ही बताना था कि भारत में वर्ण व्यवस्था मैगस्थनीज के समय तक पनपी ही नहीं थी। मौर्य काल में भी यह व्यवस्था घर नहीं कर पाई थी। सम्राट अशोक के किसी भी शिलालेख में किसी भी वर्ण का उल्लेख नहीं होना यह दर्शाता है कि भारतीय उस समय तक इस रोग की पकड़ से बचे हुए थे। ब्राह्मण जरूर बड़ा होने का दावा कर रहे थे, मगर उनकी दाल नहीं गल रही थी। मैगस्थनीज तथा उनके समकालीन लेखकों द्वारा 4 वर्ण की बजाय 7 वर्ग की बात करना भारतीय इतिहास की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना की ओर इशारा करता है।
सात वर्ग का मतलब है उस समय तक मीडियन से आए ब्राह्मण अपना जहर नहीं घोल पाए थे। ये विष घोलने का काम सम्राट संतर कोस को दहेज में आर्यावर्त के मिलने के 122 साल बाद यानी कि 183 ईसा पूर्व में सम्राट बृहद्रथ के कत्ल किए जाने के बाद भारत में फैला। अगले 200 सालों तक भारत का कोई एक छत्र राजा नहीं रहा। मौर्य सम्राट की हत्या करके सत्ता पर काबिज हुए ब्राह्मणों का बोलबाला रहा। उन्होंने साम दाम दंड भेद नीति का खुलकर प्रयोग किया और भारतीयों को सदा के लिए जाति उपजाति के जहर में लपेट दिया। इन बातों के बारे में सोचिए और विचार करिए किस हद तक ये सत्य साबित हो सकती हैं। वीडियो के बारे में आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।